Hello friends, welcome to Art with Aruna, and today we are going to solve class 6 NCERT exercise 3.5. Let's start. Question number 1 is, here are two different factor trees for 60. Write the missing numbers. तो यहाँ पे हमें 60 के ही दो फैक्टर ट्री दिए हुए हैं। हमें पता है कि फैक्टर ट्री में हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं और तब तक लिखते जाते हैं जब तक कि हमें उसके प्राइम फैक्टर्स नहीं मिल जाते। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेवल में हमने 60 को दो फैक्टर्स में ब्रेक किया है, 6 एंड 10। जब 6 और 10 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस 60 मिल जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हमें 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 6 मिल जाए। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? 6। सेम वैसे ही 5 को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 10 मिल जाए। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। सेम वैसे ही यहाँ पे 60 है, 60 को हमने दो फैक्टर्स में ब्रेक किया है। पहला फैक्टर है 30, तो दूसरा क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 32 ज़ा 60 होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे 30 है, 30 को हम दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। पहला अगर 10 है तो दूसरा क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि जब हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 30 मिलता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे 10 है तो 10 के दो फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो होगा 2 और दूसरा 5, क्योंकि 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉम्पोजिट नंबर है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय किन फैक्टर्स को हम काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। तो यहाँ पे अगर हम इनके प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 3 ही होंगे। ये जो 1 है और ये जो नंबर इटसेल्फ है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। Question number 3 is, write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है कि 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो क्या होता है? 9999। तो अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो हम क्या करेंगे? इस मेथड को अप्लाई करके इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 999 लिखा है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 3 ज़ा, देन फिर ये नंबर किसकी टेबल में आ सकता है? 3 की टेबल में आ सकता है। तो ये आ गया 1 1 1 1 1। अब यहाँ पे 11 11 दिख रहे हैं हमें, तो हम क्या करते हैं? 2 11 से कर देते हैं, तो 11 1 ज़ा 11, देन 0 एंड देन 1 ज़ा 11। अब 101 है तो 101 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 1 टाइम में हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो 9999 के जो फैक्टर्स हमें मिले वो क्या है? 3 3 11 एंड देन 101। क्वेश्चन नंबर 4 इज, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसको हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? ये होता है 10000। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 5 ज़ा 10, देन 3 0 हो गए। देन फिर इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर इवन नंबर आ गया, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, फिर 0, फिर इवन नंबर आ गया, 2 6 ज़ा, देन 2 2 ज़ा एंड देन 2 5 ज़ा। अब कैसा नंबर आ गया? ऑड नंबर, तो इसे दोबारा हम 2 से नहीं कर पाएंगे, तो अब हम किससे कर सकते हैं? लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा। 5 1 ज़ा, देन बचा 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, देन फिर से कि 5 से हो जाएगा, 5 2 ज़ा एंड देन 5 5 ज़ा, देन 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो अब हम यहाँ पे इस 10,000 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2
क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, 1729 को प्राइम फैक्टराइज करना है और उसके बाद जो भी हमें फैक्टर्स मिलते हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर चेक करना है कि क्या उन प्राइम फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ डिफरेंट नंबर है। सबसे पहले तो ये कैसा ऑड नंबर है, तो ये किसी भी इवन नंबर जैसे 2, 4, 6 और 8 की टेबल में तो ये नहीं आएगा। देन यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 9 है, तो ना तो ये 5 की टेबल में आएगा ना ही ये 10 की टेबल में आ पाएगा। तो अब किसकी टेबल में ट्राई कर सकते हैं हम, क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है तो इसको हम 3, 7 एंड 9 की टेबल में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इंडिविजुअल डिजिट को हम प्लस करें तो 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19। तो 19 ना तो 3 की टेबल में आता है और ना तो 9 की टेबल में आता है। तो अब हम किसको ट्राई कर सकते हैं, 7 को। तो चलिए 7 को ट्राई करें। तो 7 की टेबल में 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 3 and 2 32। तो 7 की टेबल में 32 से छोटा नंबर क्या आता है, 4 ज़ा पे आता है 28। तो यहाँ पे 32 - 28 4 बचा, 4 9 49। तो 7 की टेबल में 49 कब आता है, 7 ज़ा पे आता है। नेक्स्ट हमारे पास अब हमें क्या मिला है, 247। तो ये नंबर 1 से लेकर 10 तक हम ट्राई कर चुके हैं, 7 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो पाया। अब इस 247 को अगर हम दोबारा 7 से ट्राई करें तो 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, फिर कितने बचेगा, 3 3 7 37। तो 37 तो 7 की टेबल में नहीं आता, मतलब अब ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें किसी और नंबर से ट्राई करना पड़ेगा। 11 से अगर हम ट्राई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 ज़ा पे 22 आएगा और 2 7 आएगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम किससे ट्राई करें, 13 से। तो 13 1 ज़ा 13, बचा कितना यहाँ पे 11, तो बचेगा कितना, 117 हो जाएगा। तो 13 की टेबल में 117 आता है, यस कब आता है, 9 ज़ा पे आता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या मिल गया है, 19, जो इटसेल्फ क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। तो हम इसे सीधे 19 से डिवाइड कर देंगे, 19 1 ज़ा 19। तो अब हमारे पास 1729 की क्या फैक्टर्स मिल गए, 7 मिला, देन 13 एंड देन 19। ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 consecutive प्राइम फैक्टर्स। तो 2 consecutive प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 7 एंड 13 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 6 का। फिर नेक्स्ट 2 consecutive क्या हो गए, 13 एंड 19, तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना दिख रहा है, 6 का। तो हमें यहाँ पे रिलेशन क्या मिल गया, डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive प्राइम फैक्टर्स इज 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिलेशन Question number 6 is the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 3 consecutive नंबर, मतलब 3 लगातार जो नंबर आ रहे हैं उनको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यानी हमें मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। तो ये हमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है। तो चलिए कुछ नंबर ले लेते हैं। चलिए 5 ले लेते हैं, 5 देन 6 देन 7। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 क्रॉस 10 क्रॉस 11। और कोई नंबर ले लेते हैं 16 क्रॉस 17 क्रॉस 18। चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 क्रॉस 6 30, 30 क्रॉस 7 210। देन यहाँ पे 9 क्रॉस 10, फिर यहाँ पे 9 क्रॉस 11 99, 99 क्रॉस 10 990। यहाँ पे जब 16, 17 और 18 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4896। तो यहाँ पे देखिए ये जो 210 है, तो ये सबसे पहले तो 2 से डिविजिबल है और फिर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 2 + 1। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है 210,
तो ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला नंबर है 210, तो ये कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे 990 है, तो ये किससे 2 से डिविजिबल होगा। देन ये भी कैसा एक इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम 3 से चेक करते हैं तीनों नंबरों को, तो 2 + 1 3, 3 + 0 3, तो ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे 9 + 9 18, 18 + 0 18, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। देन यहाँ पे 4 + 8 12, 12 + 9 यहाँ पे 4 + 8 12, 12 + 9 21, 21 + 6 20, तो यहाँ पे देखिए 4 + 8 12, 12 + 9 21, 21 + 6 27, तो ये भी नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो हमें यहाँ पे किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 6 से। तो ये नंबर जो है ये देखिए 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे हमने ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर कर दिया है कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। Question number 7 is the sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. तो यहाँ पे हमें 2 consecutive मतलब 2 लगातार आने वाले odd numbers को सम करना है, यानी प्लस करना है, और ये देखना है कि क्या उनको प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला ले लेते हैं 7, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 9, तो 7 + 9 कितना आता है, 16, और 16 4 से डिविजिबल है। एक और नंबर ले लेते हैं, 31 ले लेते हैं। 31 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा, 33। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 64, और 64 भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 161, इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा, 163। चलिए इसे ऐड करें तो कितना आएगा, 324। तो जब कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो हम पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करके नहीं देखते हैं, सिर्फ क्या देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है, 24 है, जो कि 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 324 भी 4 से डिविजिबल होगा, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। Question number 8 is in which of the following expressions prime factorization has been done? तो यहाँ पे हमें दिए हुए एक्सप्रेशन में बताना है कि किस में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। तो पहला नंबर है 24, इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2, 3 एंड 4। तो 2 और 3 तो प्राइम फैक्टर्स है, लेकिन 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। सेकेंड नंबर है 56, इसके फैक्टर्स है 7, 2, 2, 2, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। देन 70, इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2, 5 एंड 7, तो यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। 54, इसके फैक्टर्स है 2, 3 एंड 9, तो 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स है, लेकिन 9 एक कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 इज 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3. इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 24? If not, give an example to justify your answer. तो यहाँ पे हमें बोला है कि 18 जो है वो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, और 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिलता है, और ये 18 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि क्या एक नंबर जो कि 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो इनके मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 24, तो क्या वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा, और अगर नहीं होता है तो हमें एग्जाम्पल देके बताना है। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 6 की बात करें तो कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे अगर हम 12 की बात करें तो 12 इज़ डिविजिबल बाय 4, तो हमें कितना मिलता है, 3, और 12 इज़ डिविजिबल बाय 6, तो हमें मिलता है 2, लेकिन ये जो 12 है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। सेम वैसे अगर हम कोई और नंबर लें, तो सपोज़ अगर हम 36 की बात करें तो 36 इज़ डिविजिबल बाय 4, हमें क्या मिलता है, 9। 36 इज़ डिविजिबल बाय 6, हमें कितना मिलता है, 6, लेकिन 36 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने प्रूफ कर दिया है कि जो नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 24 से भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me
तो यहाँ पे हमें बोला है कि हमें उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है जिसके पास 4 प्राइम फैक्टर्स है। तो 4 प्राइम फैक्टर्स होने का मतलब है कि जब हम 4 प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, और क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है इसलिए हमें छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना होगा। तो वो नंबर क्या होगा, उस नंबर के हम फैक्टर्स कैसे लिखें, तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या होता है 2, फिर उससे बड़ा 3, देन 5 एंड देन 7। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3 6, 6 क्रॉस 5 30 एंड 30 क्रॉस 7 210। यानी ये 210 वो सबसे छोटा नंबर है जिसके पास 4 different prime factors है। Thanks for watching friends. Don't forget to like, subscribe, share and comment on this video. Thank you.